आधुनिक भारत 36 उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाहवे खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। दुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु को हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्धों में मराठों की हार हुई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक 1 अवध शहादत खां, 2 हैदराबाद चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क आसफ जहां, 3 रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, 4 बंगाल मुर्शिद कुली खां, 5 कर्नाटक सादुतुल्ला खां, 6 भरतपुर चूरामन एवं बदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। उत्तरकालीन मुगल सम्राट: बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुख सियर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वाइसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पृष्ठ 61। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस ड हस्तमान। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। कंपनी और स्थापना वर्ष
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई प्रांत हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरों के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। पृष्ठ 62। 38 बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपनी सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों के कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल के नवाब: 1 मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी, 2 शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी, 3 सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी, 4 अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी, 5 सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी, 6 मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी, 7 मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी, 8 मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी, 9 निजामुद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी, 10 शैफुद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी, 11 मुबारकुद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंदेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। 39 अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में पादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। प्रथम युद्ध
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1767 से 1769 गवर्नर जनरल कोई नहीं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1780 से 84 गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1790 से 92 गवर्नर जनरल वॉकान वालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1799 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। महत्वपूर्ण संधियां। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलूर की संधि 1784 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 ईस्वी। नोट: 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। 40 सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास हुआ। गुरु नानक ने गुरु की लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। पृष्ठ 63। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वो प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास सन 1552 से 74 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदलाल वार जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी बहानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास सन 1574 से 81 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी बहानी और 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन सन 1581 से 1605 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 61 हुए। इन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन 1661 से 64 ईस्वी में हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी में हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी में हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। पृष्ठ 64। बंदा बहादुर।
इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ का राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शाहदरा कल्लघड़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि: 1. लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। 2. भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। 41. कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 67 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। पृष्ठ 65। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1766 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी, कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 ईस्वी। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी को हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिला में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया।
इसी के समय 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुए। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। नोट: पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरुद्ध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। फरवरी 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 ईस्वी, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805 ईस्वी, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से मुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पृष्ठ 66। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसीब, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी, इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी, बरार एवं भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज वारलो 1805 से 1807 ईस्वी, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी, इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। पृष्ठ 67।